Good evening, everyone. So, Good evening, sir. good evening. Before going to the questions, you can ask me your queries. If you have anything, any problem, anything understand जो समझने में कहीं दिक्कत हो, वो बता दीजिए जो भी आपने पढ़ा अभी तक में कुछ भी हो तो, and then we are going to for these questions. We will give. I will give you 30-35 seconds for each questions. You can take some more time also, and then I'll we will discuss it every questions. तो पहले आप अपना प्रॉब्लम बता दीजिए. इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनीथिंग यू वांट टू आस्क. डज एनीवन इज हैविंग एनी क्वेरी? नो. किसी के पास कोई क्वेरी नहीं है, राइट? चलिए, नो इशू. So this is first question, and whatever question we are discussing, this is asked means I have collected from 2012 to till now. So whatever questions, some questions I have discussed earlier also, कुछ हमने पहले बात करी थी, कुछ questions आज हैं. तो ये 2012 से लेके आज तक में से जो हमें मिलते गए वो मैं लेते गया. ठीक है. So first question is, in an experimental approach, the trip operon and the lag operon were fused together. Under what condition there would be the expression of beta galactosidase gene? So क्वेश्चन में आपको पूछ रहा है कि वी आर हैविंग ट्रिप ओपेरॉन, उसको जोड़ दिया गया है लैक ओपेरॉन के साथ. तो ऐसा कौन सा कंडीशन है नीचे दिए हुए में से जिसमें बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन का एक्सप्रेशन होगा या ये इंजाइम बनेगा? सो 4 ऑप्शंस यू आर हैविंग: low lactose and low glucose, high lactose and high glucose, low tryptophan and high tryptophan. So think, three things there in the questions: ट्रिपोपरॉन, लैकोपरॉन एंड बीटा गैलेक्टोसिडेज. तो तीनों को कोरिलेट कीजिए और इस ऑप्शन से पिक योर आंसर, एंड देन वी विल डिस्कस इट. क्वेश्चन समझ में आ गया? क्वेश्चन समझ में आया सबको? फ्यूज्ड टुगेदर करके बोला है, वो क्लियर नहीं हुआ कैसे. किसी जीन में हमारे पास एक ये आपका रेगुलेटर रीजन है और दो जीन को हमने एक्सप्रेस कर दिया. मतलब ये ट्रिप्टोफान ओपेरॉन हो गया, दिस इज ट्रिप ओपेरॉन, एंड दिस इज लैक ओपेरॉन. सो दोनों जीन को एक साथ फ्यूज कर दिया गया. अब हमारे पास कुछ कंडीशन है. आपको पता है कि लैक ओपेरॉन इज गोइंग टू बी रेगुलेटेड इन सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन. दो तरह से लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन होता है, दो तरह से ट्रिप ओपेरॉन का रेगुलेशन होता है. लैक ओपेरॉन वी आर गोइंग टू रेगुलेट इन टर्म्स ऑफ रिप्रेशर. एक रिप्रेशर के से रेगुलेट करते हैं, दूसरा रेगुलेशन जो उसका होता है दैट इज साइक्लिक एएमपीएन कैप कॉम्बिनेशन से. Similarly, trip is going to be regulated by two ways. One is through repressor molecule and second one is through attenuation, right? जो लीडर सीक्वेंस था उससे. तो अब आप इस सारे ऑप्शन में से आपको ढूंढना है कि किस कंडीशन में बीटा गैलेक्टोसिडेज जीन का एक्सप्रेशन होगा इसमें. या आप इस तरह से समझ लीजिए कि हमारे पास दो जीन हैं जो एक साथ हैं, चार कंडीशन है ए बी सी डी, किस कंडीशन में ये एंजाइम बनेगा? समझ में आया क्वेश्चन? यस सर. ओके. एनीवन हैज गॉट आंसर? नहीं. B. First answer I got, that is B. Okay. Anyone else? Or shall I go for solution? No tryptophan. C.
आप मुझसे पूछ रहे हैं कि बता रहे हैं? सर बता दूं, लो ट्रिप्टोफैन। ओके, सी। चलिए आपका ऑप्शन ले लेते हैं, सी। शैल वी गो फॉर एक्सप्लेनेशन? यस सर। ओके, और किसी का आंसर है? नहीं। चलिए, सो वी आर हैविंग टू डिफरेंट ओपरेंट। बाद में मैं दिखाता हूँ कुछ पिक्चर्स मैंने ट्रिप्टोफान ओपरेंट सबका लेके आया हूँ। सो वी आर हैविंग, ऐसे समझ लीजिए, दिस इज ट्रिप ओपरॉन and this is lac operon, right? So first condition, when you are having low lactose, जब लैक्टोज नहीं होगा और ग्लूकोज भी कम है, तो बीटा गैलेक्टोसिडेजिन कहाँ होगा? वेयर इज दिस बीटा गैलेक्टोसिडेजिन प्रेजेंट? इन द लैक ओपरॉन? यस सर, लैक ऑपरॉन। ठीक है। और दोनों जीन को हमने फ्यूज किया है। फ्यूज मतलब क्या? इट इज ए काइंड ऑफ फ्यूजन प्रोटीन। सो देयर रेगुलेटर मीन्स रेगुलेटर विल बी देयर। अब मुझे किसी भी तरह से इस जीन को, लैक जीन को एक्सप्रेस करना है, लैक जेड जीन को, बिकॉज दिस बीटा गैलेक्टोसिडेज इज ए प्रोडक्ट ऑफ लैक जेड जीन। वाई का प्रोडक्ट होता है परमिएज एंड जेड का प्रोडक्ट, ए का प्रोडक्ट होता है समथिंग एल्स विच हेल्प्स गैलेक्टोसिडेज। सो आई हैव टू एक्सप्रेस दिस पर्टिकुलर जीन, राइट? जब हमारे पास लो लैक्टोज है, सो आपको ये पता है कि इन केस ऑफ लैक ओपरॉन जीन एक्सप्रेशंस किस कंडीशन में एक्सप्रेस होगा? जब हमारे पास लैक्टोज होना चाहिए। लैक्टोज के एब्सेंस में कभी भी लैक जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। क्लियर? ये सही है कि वेन एवर वी आर हैविंग लैक्टोज विल नॉट बी देयर और एब्सेंट लैक्टोज विल बी एब्सेंट, दैट टाइम लैक जेड जीन विल नॉट बी एक्सप्रेस्ड। करेक्ट? यस सर। तो इन फर्स्ट केस बिकॉज ग्लूकोज नहीं है, ये तो सही है, ये दिस इज गोइंग टू सपोर्ट इट, बिकॉज कम ग्लूकोज है तो साइक्लिक एएमपी का लेवल ज़्यादा होगा, तो कैप एंड कैम साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म एंड दैट विल हेल्प इन द एक्सप्रेशन। बट उससे पहले रिप्रेसर को इनएक्टिवेट होना चाहिए बिकॉज ऑफ एलो लैक्टोज। यहाँ लैक्टोज नहीं है, सो दिस इज नॉट गोइंग टू हेल्प फॉर द एक्सप्रेशन, बिकॉज एलो लैक्टोज नहीं होगा तो रिप्रेसर इनएक्टिवेट नहीं हो पाएगा। क्लियर? ये ठीक है। तो पहला आंसर तो नहीं हो पाएगा। सेकेंड ऑप्शन में है कि हाई अमाउंट ऑफ लैक्टोज एंड हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। व्हेन वी आर गोइंग टू हैव हाई अमाउंट ऑफ लैक्टोज एंड हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, तो दिस इज सपोर्टिव, बट दिस हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज, जब ग्लूकोज हम प्रोवाइड करेंगे तो कभी भी लैक जीन का एक्सप्रेशन नहीं होगा। ये आपने परसों भी देखा था व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द हाई ग्लूकोज मीन्स low level of cyclic AMP, and when cyclic AMP will not form a complex with catalyte activating proteins, that time it will not assist RNA polymerase for their binding. So second case में भी it is not going to express this lac gene or any of this fusion protein. थर्ड केस में ट्रिपोपरॉन। सो जब सेल्स में ट्रिप्टोफान का लेवल कम होता है तो ट्रिपोपरॉन, this operon will work or not work? This operon it works. So जब ट्रिप्टोफान का लेवल कम होगा, that is going to activate the means inactivate the repressor and this gene will be expressed. And because they are in the fusion protein joined together, so if you are going to express this gene, obviously this gene will be also going to be expressed. So in this case it is going to be expressed. And when you are having a high amount of tryptophan, that time this gene will not be expressed. So condition number A, condition number B, condition number D, it is not going to be expressed. Only one condition it will be expressed, low tryptophan. आपके पास एक और कंडीशन हो सकता था, जब लैक्टोज सफिशियंट में हो, लैक्टोज शुड बी इन हाई क्वांटिटी एंड ग्लूकोज शुड बी इन लो क्वांटिटी, तो उस केस में भी ये एक्सप्रेशन होता। क्लियर? यस सर। बाकी सभी का इज इट क्लियर फॉर एवरीवन? नहीं बोलेंगे कोई? सो दिस इज द सिचुएशन। दिस ये लैक ऑपरन की बात है कि नॉर्मली इन केस ऑफ लैक ऑपरन आइजीन हमें देता है रिप्रेसर विच इज ए एक्टिव रिप्रेसर,
इस एक्टिव रिप्रेसर का काम ये होता है कि इट इज गोइंग एंड गो एंड बाइंड टू द ओ साइट एंड आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग को इनहिबिट करता है. सो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड नहीं करेगा तो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस व्हेन यू डोंट हैव एनी एलो लैक्टोज और लैक्टोज. जब आपके पास लैक्टोज होता है विच इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इनटू एलो लैक्टोज, सो दे वर्क्स एज ए इंड्यूसर, इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट देम. जब रिप्रेसर इनएक्टिवेट हो जाएगा तो ये बाइंड नहीं करेगा ओ साइट पे, सो ओ साइट विल बी फ्री एंड इन दैट केस आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड हियर एंड डू द एक्सप्रेशन. सो ये लैक ऑपरेशन था. सिमिलरली इन केस ऑफ इन द प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ग्लूकोज, जब आपके पास ग्लूकोज ज़्यादा होता है, ग्लूकोज एंड साइक्लिक एमपी आर एंटागोनिस्टिक टू ईच अदर. ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो साइक्लिक एमपी कम होगा, ग्लूकोज कम होगा तो साइक्लिक एमपी ज़्यादा होगा. ये नेचुरल सिस्टम है बिकॉज ग्लूकोज एडिनाइलेट साइक्लेज को अफेक्ट करता है. अब जब हमारे सेल्स में ग्लूकोज का लेवल, एक कंडीशन हम समझ लेते हैं जब ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा है, सो इन दिस केस ग्लूकोज इज मोर. तो ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो साइक्लिक एमपी का लेवल कम होगा. सो लो लेवल ऑफ साइक्लिक एमपी और एब्सेंस ऑफ साइक्लिक एमपी. जब साइक्लिक एमपी हाई नहीं तो ये इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा नहीं, एंड जब कॉम्प्लेक्स बनेगा नहीं तो आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग अफेक्ट होगी और ये एक्सप्रेशन नहीं होगा या F0 होगा. सेकेंड कंडीशन, जब ग्लूकोज का लेवल कम होता है तो आपका साइक्लिक एमपी का लेवल ज़्यादा हो जाएगा. दैट टाइम दिस कॉम्प्लेक्स विल फॉर्म एंड इट इंक्रीज द एफिनिटी बिटवीन द प्रोमोटर एंड आरएनए पॉलीमरेज एंड एक्सप्रेशन टेक्स प्लेस. सिमिलरली इन केस ऑफ ट्रिप्टोफैन, जो हमने डिटेल्स में पढ़ी थी कि इन केस ऑफ ट्रिप्टोफैन ओपरॉन, नॉर्मली ये रिप्रेसर जो होता है दैट इज इनएक्टिव. तो इनएक्टिव रिप्रेसर को ट्रिप्टोफैन एक्टिवेट करता है. सो व्हेन यू आर हैविंग ट्रिप्टोफैन दैट टाइम दिस रिप्रेसर विल नॉट वर्क सॉरी एंड दैट टाइम इट विल बी एक्सप्रेशन विल. जब ट्रिप्टोफैन होगा तो रिप्रेसर बाइंड करेगा, इट विल बी एक्टिवेटेड एंड इट विल बाइंड टू द ऑपरेटर साइट एंड आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट बाइंड. जब आपके पास ट्रिप्टोफैन नहीं होता है तो रिप्रेसर विल बी इनएक्टिवेटेड एंड दैट टाइम आरएनए पॉलीमरेज विल बाइंड. सो दिस वाज माय फर्स्ट क्वेश्चन. Second question easy है, it is probably memory based questions. Which antibiotic is responsible for premature release of translation in the bacteria? इसमें से कौन सा एंटीबायोटिक प्रीमैच्योर रिलीज करवाता है प्रोटीन का, मतलब प्रोटीन फाइनल बनने से पहले ही रिलीज हो जाए. सिंपल क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन एंड मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ऑफ द CSIR. इफ़ यू रिमेंबर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑल अदर एंटीबायोटिक्स, सभी एंटीबायोटिक्स का अगर मैकेनिज्म पता है आपको तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं. याद है? एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन याद है किसी को? चलिए पहले मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लीजिए. हम बात कर रहे हैं ट्रांसलेशन की. ट्रांसलेशन की मतलब कि वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस में हमें 3-4 चीज़ें चाहिए होती है. पहला 2 सब यूनिट चाहिए राइबोसोम का, जो आप देख रहे हैं यहाँ. सो राइबोसोम का एक लार्ज सब यूनिट चाहिए और एक स्मॉल सब यूनिट चाहिए, और दोनों प्रॉपरली एसोसिएटेड होना चाहिए एक दूसरे के साथ. उसके अलावा हमें मैसेंजर आरएनए चाहिए होता है. इसके अलावा 3 अलग अलग साइट्स होते हैं जो आपको पता है. ई साइट लार्ज सब यूनिट का हिस्सा होता है, पी साइट लार्ज स्मॉल दोनों सब यूनिट का हिस्सा होता है, और ए साइट भी लार्ज स्मॉल दोनों सब यूनिट का हिस्सा होता है. होता क्या है, जब आप प्रोटीन बनाते हैं तो नॉर्मली हमारा ग्रोइंग पेप्टाइड जो होता है वो पी साइट पे होता है, एंड जो इनकमिंग टीआरएनए होता है अलॉन्ग विद द न्यू न्यूक्लियोटाइड्स दैट कम्स टू द ए साइट. सो इस केस में आपके पास कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो इसको इनहिबिट करते हैं. ये मैंने एक टेबल भी आपको दिया था प्रोबेबली स्लाइड्स में कि कुछ एंटीबायोटिक्स सिर्फ प्रोकैरियोट्स को इनहिबिट करता है, कुछ सिर्फ यूकैरियोट्स को इनहिबिट करता है, कुछ दोनों को इनहिबिट करता है. सो इफ यू विल सी क्लोराम्फेनिकल, मैक्रोलाइड्स एंड लिंकोसेमाइड्स,
they normally binds with the 50s ribosomal subunit and they prevent the peptide bond formation, so stop the protein synthesis, but प्रोटीन का प्रीमैच्योर रिलीज नहीं करवाता है. सो क्लोरामफेनिकॉल इट एक्ट्स एज ए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. ये याद रख लीजिए, अभी मैं बता, दीज इनहिबिट्स द पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. Can anyone will tell me which protein or which portion of this combination have peptidyl transferase activity? आप में से कोई बताएंगे पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एक्टिविटी कौन प्ले करता है, किसके पास होता है? पी साइट. पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज क्या है? एंजाइम है. सो इट इज ए प्रोटीन. बाकी भी जवाब दे सकते हैं. इज इट ए प्रोटीन? पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है तो प्रोटीन है कि नहीं है? नो सर, प्रोटीन नहीं है. तो क्या है? राइबोसोम सर. तो कौन सा राइबोसोम कहाँ होगा? ये राइबोसोम है तो कहाँ होगा राइबोसोम? मतलब क्या है राइबोसोम, बताइए. कोई ना कोई तो एंजाइम होगा, राइट? कोई ना कोई राइबोसोमल आरएनए होगा. कोई राइबोसोमल आरएनए ही होगा ना, बिकॉज राइबोसोम इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन, जिसको हमने बोला था राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन. राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन गिव्स. हाँ हाँ बोलिए. सर 23S आरआरएनए. 23S किसके केस में? प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स? सर प्रोकैरियोट्स. ओके. एंड व्हाट अबाउट इन यूकैरियोट्स? हमारे पास भी होते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. 28S आरआरएनए. In our case, in both the cases it is ribosomal RNA only. प्रोकैरियोट्स के केस में ये 23S राइबोसोमल आरएनए होता है एंड यूकैरियोट्स के केस में ये 28S राइबोसोमल आरएनए होता है जो पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का काम करता है. ठीक है. सो दीज एंटीबायोटिक्स वर्क्स एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर फॉर दिस एंजाइम. सो वो ये प्रोटीन का प्रीमैच्योर रिलीज नहीं करवाता है, रैदर ये प्रोटीन की इलोंगेशन को स्टॉप कर देता है. सो प्रोटीन चेन विल नॉट बी इलोंगेटेड. ठीक है, क्लियर. सेकेंड है हमारा एमिनोग्लाइकोसाइड्स. एमिनोग्लाइकोसाइड्स बाइंड टू द स्मॉलर राइबोसोमल सबयूनिट and it binds to the 30th ribosomal subunit, impairs proofreading resulting in the production of the faulty proteins with wrong nucleotide. मिस आप हम उस दिन बात कर रहे थे मिस रीडिंग. सो एमिनोग्लाइकोसाइड्स और स्ट्रेप्टोमाइसिन्स, दीज आर डूइंग द मिस रीडिंग्स. रॉन्ग एमिनो एसिड्स विल बी एडेड. टेट्रासाइक्लिन ये भी बाइंड करता है स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट्स के साथ. ठीक है, बट इट इनहिबिट्स द बाइंडिंग ऑफ द एमिनो एसाइल टीआरएनए, मीन्स जो इनकमिंग एमिनो एसिड होता है टीआरएनए पे लोड होके उसको स्टॉप करता है. तो ये कहाँ पे फर्क करेगा? दिस इज गोइंग टू अफेक्ट एट ए साइट. सो इट ब्लॉक्स द बाइंडिंग ऑफ टीआरएनए देयर बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, ये तो 3 एमिनो एसिड्स का हो गया. इसके अलावा एक सेकेंड, सो इसमें से टेट्रासाइक्लिन आपने देख लिया, ये टीआरएनए इनकमिंग टीआरएनए को अफेक्ट करता है. क्लोरामफेनिकल कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज का. पेनिसिलिन प्रोटीन सिंथेसिस को स्टॉप करता ही नहीं है. पेनिसिलिन वर्क्स ऑन सेल वॉल इनहिबिशन. प्यूरोमाइसिन है दैट इज स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर टू द यू कैन कॉल इट टीआरएनए. तो ये टीआरएनए के जैसे बाइंड करता है और दिस इज गोइंग टू ज्वाइंट्स विद द पेप्टाइड ग्रोइंग पेप्टाइड चेन्स. जो आपका पेप्टाइड चेन ग्रो हो रहा है उसके साथ ये बाइंड करता है एमिनो एसिड के बदले में. एंड प्रोटीन चेन विल बी टर्मिनेटेड हियर बिकॉज इसके पास द फर्दर ग्रोथ के लिए कोई ऑप्शन नहीं है. सो प्यूरोमाइसिन इज गोइंग टू इनहिबिट द ग्रोइंग पेप्टाइड चेन्स एंड पेप्टाइड चेन्स विल बी टर्मिनेटेड. ठीक है ये. सो
करेक्ट आंसर इज प्यूरोमाइसिन। एक और चीज़ याद कर लीजिए, प्यूरोमाइसिन एक ऐसा चीज़ है जिस इज वर्किंग एज ए डाई, और इसको हम बहुत सारे केसेस में लेबलिंग करते हैं। सो प्यूरोमाइसिन्स विल बी लेबल्ड एंड यूज्ड एज द इंडिकेटर, यू कैन कॉल इट ट्रैकिंग। आप उसको डिफरेंट इंजीनियरिंग पर्पस में किसी कंपाउंड को, किसी चीज़ को ट्रैक करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एक और एंजाइम एंटीबायोटिक हमने बोला था इरिथ्रोमाइसिन। व्हाट इरिथ्रोमाइसिन इज डूइंग? इरिथ्रोमाइसिन क्या करता है? एनीवन? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ EFG? इसका क्या रोल है? कहाँ? ट्रांसलोकेशन में। इरिथ्रोमाइसिन एग्जैक्टली इसके साथ तो बाइंड नहीं करता है, इरिथ्रोमाइसिन बाइंड करता है आपकी 50s राइबोसोमल सब यूनिट के साथ, बट वो स्टॉप करता है ट्रांसलोकेशन को ही। सो इरिथ्रोमाइसिन बाइंड्स विद द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट एंड स्टॉप्स द ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ओके सर। ओके, this is another question that is related to antibiotics only. An antibiotics that resembles the 3' end of charged tRNA molecule. अभी हमने कुछ जस्ट बोला है आपको। यस सर। So what will be your answer? 3. Puromycin. Because puromycin जो which looks like tRNA is loaded with the amino acid, तो ये उसी के जैसा दिखता ही है, इसीलिए ये एमिनो एसिड और टीआरएनए के बदले में आके बाइंड कर जाता है ए साइट पे, और प्रोटीन चेन इस पे जाके बाइंड करता है या ग्रोइंग प्रोटीन के साथ एसोसिएट हो जाता है। सो प्यूरोमाइसिन लुक्स लाइक द T3' एंड ऑफ टीआरएनए मोलिक्यूल। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, मैं पढ़ के समझा देता हूँ, फिर आप बताइएगा। ड्यूरिंग एन एक्सपेरिमेंट a student found increased activity of a protein for which there were 3 possible explanations: increased expression of the protein, increased phosphorylation, or increased interaction with the other effector protein. After conducting several experiments, the student concluded that increased activity was due to the increased phosphorylation. Which of the following experiment will not support or provide the correct explanation drawn by the students? अब एक स्टूडेंट ने कोई एक्सपेरिमेंट करा किसी पर्टिकुलर प्रोटीन के लिए, और उसने देखा कि प्रोटीन की एक्टिविटी बढ़ गई है। बढ़ने के उसके पास 3 रीजन थे, 3 प्रोबेबल रीजन थे। पहला कि इट में भी ज़्यादा प्रोटीन बनने लगा हो, सेकेंड प्रोटीन हैज़ गॉट फॉस्फोरिलेटेड, एंड थर्ड प्रोटीन की किसी दूसरे प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन हो रही है। जब उसने एनालाइज करा तो ही हैज़ फाउंड दैट दिस इज द करेक्ट वे, यही सही चीज़ है कि बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरिलेशन द एक्टिविटी हैज़ बीन इंक्रीज्ड। अब इस प्रोसेस को, ज़्यादा फॉस्फोरिलेशन को, वो इस चारों में से कौन ऐसा एक्सपेरिमेंट है जो फॉस्फोरिलेशन एक्टिविटी को नहीं मेजर कर सकता है, जिसके बेसिस पे आप फॉस्फोरेंस को एनालाइज नहीं कर सकते हैं? वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस फॉस्फोरिलेशन के लिए होता है, नहीं होता है, या जो प्रोटीन का एक्सप्रेशन वो देख रहा है कि प्रोटीन की एक्टिविटी बढ़ गई है, तो विल दिस वर्क्स? कौन चारों में से कौन सा एक्सपेरिमेंट आपको सही एक्सप्लेनेशन देगा? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। कौन सा? व्हाट इज योर आंसर?
नहीं पता चल रहा है? वेस्टर्न ब्लॉट एनालिसिस, वेस्टर्न ब्लॉट क्यों करते हैं हम? सर प्रोटीन के एनालिसिस के लिए। प्रोटीन एनालिसिस। तो सो इसमें हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव योर सपोर्ट योर आंसर। आपकी प्रोटीन की जो ज़्यादा एक्सप्रेशन हो रही है उसको सपोर्ट नहीं करेगा कौन सा एक्सपेरिमेंट, या किसके बेसिस पर हम एनालाइज नहीं कर पाएंगे। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग तो प्रोटीन के लिए होता ही है, तो ये तो नहीं आंसर होगा हमारा। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमें पता चलेगा फॉस्फोरिलेशन, कि एक प्रोटीन जिसके पास कोई फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, दूसरा प्रोटीन जिसके पास फॉस्फेट ग्रुप एडेड है, विल कैन बी एनालाइज बाय मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। मास में कोई फर्क पड़ेगा? मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में मास, हम चार्ज बाय मास रेशियो को एनालाइज करेंगे, राइट? तो यू हैव टू प्रोटीन, वन इज द नॉर्मल प्रोटीन जिसकी नॉर्मल एक्टिविटी है, एंड सेकेंड प्रोटीन जिसकी एक्टिविटी बढ़ गई है बिकॉज ऑफ द फॉस्फोरिलेशन। तो इस फॉस्फेट ग्रुप का कुछ वेट होगा, कुछ मास होगा। सो दोनों प्रोटीन का कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा मास में, चार्ज बाय मास रेशियो। सो कैन यू एनालाइज दैट डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मास स्पेक्ट्रोस्कोपी? यस। और तीसरा फॉस्फो एमिनो एसिड एनालिसिस, इसके बेसिस पे भी हम फॉस्फेट ग्रुप को एनालाइज, फॉस्फोरिलेशन एक्टिविटी को एनालाइज कर सकते हैं। ट्रांसक्रिप्शन रेट एनालिसिस जो है ना, इसके बेसिस पे हमें फॉस्फोरिलेशन का पता नहीं चलेगा, इसके बेसिस पे हम सिर्फ पता लगा सकते हैं कि प्रोटीन का एक्सप्रेशन कम हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मैसेंजर आरएनए कम बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है, बट एग्जैक्टली इट विल नॉट गिव यू द एक्टिविटी एनालिसिस। प्रोटीन जो आप बना रहे हैं वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, दैट एनालिसिस विल नॉट बी डन बाय ट्रांसक्रिप्शन रेट। ट्रांसक्रिप्शन रेट विल गिव यू हाउ मच प्रोटीन इज गोइंग टू फॉर्म। प्रोटीन जो बना रहे हैं वो एक्टिव प्रोटीन है कि इनएक्टिव प्रोटीन है उसका पता नहीं चलेगा हमें इससे। सो इन दिस केस द करेक्ट आंसर इज एनालिसिस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन रेट। ठीक है? यस सर। प्रोटीन की चारों स्ट्रक्चर, of 4 types of protein we are having, 4 structural basis means different types of protein को क्लासीफाई करते हैं। एक बेसिस है जहां हम स्ट्रक्चरल लेवल के बेसिस पे, कॉम्प्लेक्सिटी के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं। तो वहाँ हमारे पास होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, या 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री। अल्फा हेलिक्स विच इज़ दी सेकेंडरी स्ट्रक्चर और 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन। So in an alpha helix polypeptide, the backbone hydrogen bonds are between. कहाँ कहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? आपके पास एक इस तरह का स्पाइरल है जहाँ एमिनो एसिड इस तरह से हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है इसमें। पेप्टाइड बॉन्ड्स तो होता ही है 2 एमिनो एसिड के बीच में, उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड भी बनता है यहाँ से इस ऐसे। तो पूछ रहा है कि किस एमिनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा? पहला और पाँचवा, पहला और चौथा, पहला और चौथा, पहला और पांचवा चौथा। NH ऑफ फर्स्ट एंड CO ऑफ फिफ्थ, CO ऑफ N एंड NH ऑफ फोर्थ। है कोई आइडिया इसके बारे में? Anyone is having any idea about this one? सर थर्ड। थर्ड, CO of N and NH of N+4। Anyone else? और किसी के पास कोई आंसर है? बाकी को क्या क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है? क्या दिक्कत है? आप जब तक बताएंगे नहीं हमें समझ में नहीं आएगी कि वेयर इज द प्रॉब्लम। चलिए, सो दिस इज द स्ट्रक्चर जो आप देख रहे हैं। सो दिस इज, ये भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर नॉर्मली वी आर हैविंग 2 टाइप्स। एक को हम बोलते हैं अल्फा हेलिक्स एंड सेकेंड को हम बोलते हैं बीटा प्लीटेड सीट। सो अल्फा हेलिक्स के केस में जो आप यहाँ देख रहे हैं ना, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ एग्जैक्ट एमिनो एसिड का पोजीशन आपको नहीं दिख रहा है बिकॉज इस जगह पे जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो हमें नहीं दिख रहा है, इसलिए हम आप काउंट सही से नहीं कर पाएंगे। So this is hydrogen bond is going to form between the CO
ऑफ वन पेप्टाइड बॉन्ड एंड NH ऑफ अनदर पेप्टाइड बॉन्ड। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा है कि किसका CO और किसका NH, आप यहाँ से देखिए, दिस इज द फर्स्ट अमीनो एसिड बिकॉज इट इज राइट हैंडेड, सो यहाँ से हम शुरू करें। सो दिस इज ए पेप्टाइड बॉन्ड। मैं पहले उसको डार्क कर देता हूँ तो आपको समझ में आएगा। दिस इज वन पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज अनदर पेप्टाइड बॉन्ड, देन दिस इज थर्ड पेप्टाइड बॉन्ड, दिस इज फोर्थ पेप्टाइड बॉन्ड। सो ये सारे पेप्टाइड बॉन्ड है जो CO और NH के बीच में। सो नॉर्मली इस तरह का बॉन्ड आपको पेप्टाइड बॉन्ड नजर आएगा। दिस इज पेप्टाइड बॉन्ड। अब दिस इज वन अमीनो एसिड, ठीक है, दिस इज अनदर अमीनो एसिड, दिस इज थर्ड अमीनो एसिड, ठीक है, एंड दिस इज फोर्थ अमीनो एसिड। हम यहीं तक का देखते हैं। ये दिस कार्बन दिस इज वन अमीनो एसिड, जो ये कीटोनिक ग्रुप आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल कार्बन एंड ये अमीनो ग्रुप, ये एक अमीनो एसिड का हिस्सा है, बट हाइड्रोजन बॉन्ड बन किसका रहा है, इस कार्बोनिक एसिड के बीच में। सो दिस इज नॉट बिलोंगिंग टू दिस अमीनो एसिड, ये बिलोंग करता है इसको। सो दिस इज, इसको मैं मान लेता हूँ N। सो दिस इज N, सो दिस विल बी N+1, दिस इज गोइंग टू बी N+2, दिस इज गोइंग टू बी N+3 और दिस इज गोइंग टू बी N+4, करेक्ट। सो किसके किसके बीच में बन रहा है, सो CO फ्रॉम N एंड NH ऑफ N+4। अब ये आंसर देखिए कहाँ पे है, CO N का और NH N+4 का, CO N का और NH N+4 अमीनो एसिड का, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। कैन एनी वन विल टेल मी, अगर मुझे पेप्टाइड बॉन्ड यहाँ लिखना है तो विच साइड आई विल राइट। चलिए मैं इस तरह से बताता हूँ कि हम दो पेप्टाइड बॉन्ड लिख रहे हैं। दिस इज दो पेप्टाइड नॉर्मली लिख रहे हैं, दिस इज कार्बोक्सी टर्मिनल एंड एंड दिस इज एमिनो टर्मिनल एंड, एंड सेकेंड लिख रहा हूँ दिस इज कार्बोक्सी टर्मिनल एंड एंड दिस इज एमिनो टर्मिनल एंड। विच वन इज करेक्ट? दोनों में से कौन सा सही है, या दोनों सही है? सर नीचे वाला सही है। ओके, ये सही है। क्यों, ये क्यों गलत है? सर आप लेफ्ट राइट जा रहे हैं बोले तो फिर जो फर्स्ट कार्बन है ना उसका नाइट्रोजन मतलब एमिनो टर्मिनल फ्री रहता है और लास्ट वाले एमिनो एसिड का कार्बोक्सी टर्मिनल फ्री रहता है, तो इस हिसाब से फिर नीचे वाले सही होगा। ओके, अब मैं डीएनए के केस में पूछ लेता हूँ, मैं इस पे आता हूँ बाद में। डीएनए में मैंने लिखा ये 5 प्राइम एंड, ये 3 प्राइम एंड, इसी तरह से दूसरा मैंने लिखा 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड। कौन सा सही है, ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है? तो लेफ्ट राइट जा रहे हैं या फिर राइट टू लेफ्ट? मैं अभी एरो तो लिखा नहीं, मैं इसमें इस तरह से एरो कर देता हूँ, इसमें इस तरह से एरो कर देता हूँ, इसमें भी मैं एरो इस तरह से कर देता हूँ, सॉरी इस तरह से कर देता हूँ, इसमें इस तरह का एरो करता हूँ, ये नहीं एरो है। तो दिस इज एरो एंड दिस इज एरो। पहले डीएनए में बताइए कौन सा सही है, बाकी सब भी बताइएगा। डोंट बी जस्ट स्पेक्टेटर, आप बस ताली बजाने के लिए तो नहीं आए ना। आप सिर्फ प्रवचन सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप जवाब भी दीजिए। जब हम प्रवचन सुनने भी जाते हैं ना तो पंडित जी जो बोलते हैं ना तो वो करते हैं, हम कीर्तन या जो भजन गाते हैं ना वो हम गाते हैं, तो कम से कम कुछ तो बोलिए। एरो के अकॉर्डिंग दोनों सही हैं। ओके, एंड प्रोटीन में? यस सर, यहाँ भी दोनों सही हैं। ठीक है। नॉर्मली डीएनए के केस में हमारे पास कोई ट्रेंड नहीं है, हम जो एरो इसी तरह से 3 की तरफ एरो इसीलिए देते हैं क्योंकि चेन ग्रो उस डायरेक्शन में करता है। प्रोटीन के केस में भी
आप लिख सकते हैं किसी भी तरह से, ये चेन ग्रो करता है सी की तरफ, मतलब नया एमिनो एसिड जो आएगा ना वो यहाँ पे ऐड होगा सी पे, ठीक है। बट जो नॉर्मल ट्रेंड है, रूल नहीं है, रूल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रेंड की बात कर रहा हूँ, कन्वेंशन की बात कर रहा हूँ। कन्वेंशनली वी आर राइटिंग एमिनो ग्रुप और एमिनो टर्मिनस ऑलवेज ऑन आर राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, एंड कार्बोक्सी टर्मिनल इज ऑलवेज ऑन आर राइट साइड। ये कन्वेंशन के लिए हम लिखते हैं, इसका कोई रूल नहीं है कि आप ऐसा लिख देंगे गलत कर देगा, तो ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड कन्वेंशन, नॉट ए रूल। कुछ चीज़ें आप याद कर लीजिए या लिख लीजिए, ये आपको हेल्प करेंगे। जब हम प्रोटीन बनाते हैं ना, बहुत सब समय में इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं कि अगर कोई मेम्ब्रेन को, किसी प्रोटीन को मेम्ब्रेन के साथ बाइंड करना है या मेम्ब्रेन में जाना है तो विच टाइप ऑफ एमिनो एसिड इट शुड हैव। अगर किसी को प्रोटीन रहेगा, अगर प्रोटीन में हमने एक प्रोलीन ऐड कर दिया बीच में तो क्या होगा, ये स्ट्रेट रहेगा, टिल्ट हो जाएगा, बेंड हो जाएगा, क्या होगा। तो सम एमिनो एसिड्स आर मोर कॉमनली फाउंड इन अल्फा हेलिक्स, बिकॉज हम अल्फा हेलिक्स की बात कर रहे थे इसलिए मैं अल्फा हेलिक्स पे बात कर रहा हूँ। हियर आर द एमिनो एसिड दैट आर नॉट टिपिकली नॉट फाउंड इन अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर। अब आप लिखिए ग्लाइसिन विच इज टू स्मॉल एंड कॉन्फॉर्मेशनली इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल। इसके पास कोई स्पेसिफिक ग्रुप नहीं है, दोनों तरफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ही होते हैं। सो इट इज फाउंड विथ हाई फ्रीक्वेंसी इन द अल्फा हेलिक्स। ग्लाइसिन जिसके पास कोई यू कैन कॉल इट ऑप्टिकली एक्टिव कार्बन नहीं होता, दो हाइड्रोजन ही होते हैं, कोई आर ग्रुप नहीं होता, हैवी आर ग्रुप नहीं होता, सो इट इज़ वेरी स्मॉल, सो कन्फॉर्मेशनली इट इज़ वेरी फ्लेक्सिबल टू बी फाउंड विद द हाई फ्रीक्वेंसी इन द अल्फा हेलिक्स। प्रोलीन, ये प्रोलीन हमारे में एमिनो एसिड नहीं है, प्रोलीन को नॉर्मली हम बोलते हैं इम्यूनो एसिड। इट इज नॉट द एग्जैक्टली एमिनो एसिड, इट इज कॉल्ड एज इम्यूनो एसिड। सो प्रोलीन इज टू रिजिड इन दिस सिस कॉन्फॉर्मेशन। जब भी प्रोलीन होगा किसी चेन में बीच में तो देयर विल बी ए बेंड, देयर विल नॉट, प्रोटीन विल नॉट बी इन दी स्ट्रेट, इट विल बी फॉर्मिंग ए किंक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, वहाँ से बेंडिंग हो जाएगा। सो प्रोटीन इज गोइंग टू कॉज ए बेंड इन द प्रोटीन, ठीक है। पहला ग्लाइसिन विच इज वेरी स्मॉल, मैं आपको अगला पिक्चर दिखाता हूँ। Some amino acids with side chain can form a hydrogen bond like serine, aspartic acid, asparagine, and are not too long appear in as a competitors to main H bond donor. Normally H bond के बारे में अगर आप जानते हैं तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड नॉर्मली बनाते हैं, बट समटाइम ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं एंड इट डीस्टेबलाइजेज द अल्फा हेलिक्स। जहाँ भी सेरीन हो जाए, एस्पार्टिक एसिड हो जाए, एस्पैराजिन हो जाए, तो इट इज़ गोइंग टू वीक अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। और वैलिन एंड आइसोल्यूशन ऑल्सो डीस्टेबलाइजेज द हाइड्रोजन, सॉरी अल्फा हेलिक्स। तो ओवरऑल आपके पास अगर एमिनो एसिड देखिए तो वैलिन एंड आइसोल्यूशन मैंने बोला विच डीस्टेबलाइजेज अल्फा हेलिक्स। इट कैन बी इन दी बीटा सीट, वहाँ हो सकता है, दैट दे आर परफेक्टली फाइन, बट अगर प्रेफरेंस दिया जाए तो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी प्रेजेंट इन अल्फा हेलिक्स बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डीस्टेबलाइज द अल्फा हेलिक्स। सिमिलरली सेरीन, एस्पैराजिन, एस्पार्टिक एसिड, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू डीस्टेबलाइज अल्फा हेलिक्स। तो ये भी बीटा सीट्स में हो सकता है, बट अल्फा हेलिक्स में प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा बिकॉज इट इज़ गोइंग टू डीस्टेबलाइज द अल्फा हेलिक्स। एंड नॉर्मली नो ब्रांचिंग एट द बीटा कार्बन, सो दैट इज ओके इन दी अल्फा हेलिक्स। इस केस में एक्सेप्शन है ग्लाइसिन विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल बिकॉज ऑफ नो, इस केस में देखिए कोई आर ग्रुप नहीं है, सो इट इज, एंड प्रोलीन विच इज टू रिजिड, जहाँ भी प्रोलीन होगा देयर इट विल बी बेंडिंग विल बी देयर, किंक विल फॉर्म। तो ये याद कर लीजिए 6 अमीनो एसिड, 7 अमीनो एसिड के बारे में, 3 सेरीन, एस्पैराजिन, एस्पार्टिक एसिड, valine and isoleucine, and glycine and proline. Is it clear? If you want you can take a snapshot also. Clear? Yes sir. Okay. Following are the 3 single stranded DNA sequence that form secondary structure. ये 3 सीक्वेंस है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है।
बेस्ड ऑन देयर स्टेबिलिटी विच वन इज करेक्ट। तीनों की स्टेबिलिटी बराबर होगी कि सी की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी तब ए की होगी और सबसे कम बी की होगी, या बी की हाईएस्ट होगी सी और ए की बराबर होगी, या बी मैक्सिमम सी सेकेंडरी एंड ए लिस्ट। ये डीएनए का स्ट्रक्चर है जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाएगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर मीन्स हेयर पिन लूप लाइक स्ट्रक्चर, या बाइंड कर ले या फिर कॉन्फर्मेशन चेंज है। सो इट इज गोइंग टू फॉर्म अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सेल और हेयर पिन लूप टाइप का स्ट्रक्चर। तो किसका लूप स्ट्रॉन्गेस्ट होगा, और दैट इज द सीक्वेंस। यही सीक्वेंस हमारे पास। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। हेयर पिन जैसे ये दिए दिए स्ट्रैंड्स हैं, हेयर पिन लूप कैसे बनेगा? ये रीजन इसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो, सेकेंडरी रीजन सेकेंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो आपके पास इस तरह का हेयर पिन लूप बनेगा। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसका, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसका, ये कॉम्प्लीमेंट्री होगा इसका। अब देखिए किसी में कॉम्प्लीमेंट्री रीजन इस तरह का है? ए में है इस तरह का कॉम्प्लीमेंट्री रीजन? यस सर। So first A is going to be complementary with T. T is going to be complementary with A. T is going to be complementary with A. G complementary है C का, A complementary है T का, उसके बाद G है, यहाँ A है। तो ये पांच चीज़ें, पांच न्यूक्लियोटाइड कॉम्प्लीमेंट्री है, राइट, इन केस ऑफ A। सो एक लूप बनेगा जिसमें पांच कॉम्प्लीमेंट्री, पांच न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर होगा और एक हेयर पिन इस तरह से बनेगा। सो 5, ठीक है यहाँ तक। इसी तरह से बी में देखिए, ए कॉम्प्लीमेंट्री है टी का, टी टी कॉम्प्लीमेंट्री ए, जी ए कॉम्प्लीमेंट्री विथ सी टी, उसके बाद है जी एंड यहाँ है ए। तो सेकेंड के केस में लूप थोड़ा बड़ा बनेगा और हेयर पिन लूप बनेगा 5 न्यूक्लियोटाइड्स का। क्लियर? यही बनेगा। यस सर बनी। ओके। थर्ड में ए इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ टी, जी इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ सी, जी इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ सी, जी इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ सी, ए इज कॉम्प्लीमेंट्री विथ टी। तो इसमें 1 2 3 4 5, इसमें भी 5 का बन रहा है लो। तो सभी के केस में, तीनों केस में वी आर हैविंग द सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म्स बाय 5 न्यूक्लियोटाइड बाइंडिंग। ठीक है। अब किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी? तो आप ये देखिए कि हाइड्रोजन बॉन्ड किस में ज़्यादा बन रहा है? तीनों के केस में हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑप्शन 2। सी इज हैविंग हाईएस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड बिकॉज 3 जी है, तो 3 3 9 और 2 9 10 11 12 13 13 हाइड्रोजन बॉन्ड इन दिस केस। इस केस में कितना बन रहा है? 2 2 4 दे 6 3 9 10 11 11, और इस केस में 2 2 4 2 6 3 9 10 11 11, इस केस में भी है कोई ऑप्शन इस तरह का? नहीं है। ऐसा कोई ऑप्शन है जहाँ C मैक्सिमम हो और B इक्वल टू A? ऐसा है कोई ऑप्शन? नहीं है। नो सर। नहीं है। अब तो डिफरेंस B और A में है, तो उस हिसाब से हमारा ये ऑप्शन सही लग रहा है, C के पास मैक्सिमम है। अब इसमें देखिए A की स्टेबिलिटी, जहाँ ये हेड पोर्शन जो है वो छोटा है और इस केस में हेड पोर्शन बड़ा है। सो नॉर्मली व्हेन योर लूप और यू कैन कॉल इट डोमेन विल बी स्मॉलर, दैट विल बी लिटिल बिट मोर स्टेबल। तो दोनों में जिसका हेड छोटा होगा दैट विल बी लिटिल बिट मोर स्टेबल। तो A इज गोइंग टू बी स्ट्रॉन्गर, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है कंपेयर टू B। सो सेकेंड इज करेक्ट आंसर। क्लियर?
समझ में आ गया? यस सर। एनी क्वेश्चन एनीवन इज हैविंग? सर ऐसा होता क्यों है कि अगर लूप छोटा है तो फिर ज़्यादा स्टेबल होगा? नॉर्मली जब आप हर एक के पास ये चूंकि ये न्यूक्लियोटाइड है, दिस इज न्यूक्लियोटाइड इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोटाइड, राइट? हम लिखने के लिए लिख देते हैं कि दिस इज एडेनिन, दिस इज थायमिन, दिस इज साइटोसिन, दिस इज गुआनिन, बट एग्जैक्टली क्या होता है कि आपका जो ये स्ट्रैंड बन रहा है ये फॉस्फेट एंड शुगर का बन रहा है, एंड न्यूक्लियोटाइड हैंग हो रहा है। जब आप डीएनए का स्ट्रक्चर देखे होंगे तो हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड्स बनता है, सो इट इज फॉस्फेट एंड शुगर, फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट शुगर। तो डीएनए strands, डीएनए you can call it backbone is going to be formed by phosphate and sugar only, बनता है। यस सर। And with sugar your nitrogenous base is going to be hanging, and हर एक नाइट्रोजन बेस के पास कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन यू कैन कॉल इट क्लॉड्स होते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन और सभी रिंग में नाइट्रोजन होते हैं। तो जब आपके पास एक बड़ा सा लूप हो और जहाँ नाइट्रोजन की या यू कैन कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हर एक नाइट्रोजन मीन्स, तो दिस इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लॉड एंड यू कैन कॉल इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो व्हेन दिस लूप या विल बी लिटिल बिट स्मॉलर, इट इज मोर स्टेबल कॉम्पेयर टू, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कॉम्पेयर टू द लार्जर लूप। एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, बट इट इज बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्लॉड और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके सर। Okay, this is from the splicing. In a type 2 splicing, which type of reaction is going to happen? A GOH, the G means guanine, from outside makes a nucleophilic attack on the 5' phosphate of first base of intron. A free 2' OH of an internal adenosine makes a nucleophilic attack at 5' phosphate of the first base of intron. A 3' OH of an internal adenosine makes a nucleophilic attack on the 5' phosphate of the first base, and the hydrolysis of the last base of exon is carried by U2, U4, U6. Which one is true for type 2 splicing? याद है टाइप 2 स्प्लाइसिंग? टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और स्प्लाइसियोजोम। No one is remembering, right? किसी को याद नहीं है? चलिए, टाइप 1 स्प्लाइसिंग हम क्या बोलते थे? हमने 4 तरह की स्प्लाइसिंग देखी थी, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4। टाइप 1 एंड टाइप 2 ये जो था, देयर इसमें कोई हमें स्प्लाइसियोजोम की ज़रूरत नहीं थी। दे आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रॉन्स, सेल्फ स्प्लाइस होते थे। अब ऑटोमेटिकली केमिकल रिएक्शन से स्प्लाइस होते थे बाय न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। सो इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते हैं, इसमें भी न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होते हैं। टाइप 3 एंड जो था उसमें हमने स्प्लाइसियोजोम का यूज़ किया था, जहां हमने कुछ प्रोटीन यूज किए थे, स्नर्व्स, SNRNA जो हमने यूज किया था। देयर वी हैड U1, U2, U4, U5, U6। तो ये जो था ये टाइप 1 और 2 के लिए था नहीं, ये टाइप 3 के लिए था या टाइप 4 के लिए था स्नर्व्स। तो ये तो आंसर होगा नहीं टाइप 2 के लिए। अब टाइप 1 में था कि हम बाहर से एक गुआनिन चाहिए था, आइदर इट विल बी GTP और इट विल बी GMP और इट विल बी GDP या सिंपल गुआनिन, बट एक गुआनिन चाहिए, किसी भी तरह का गुआनिन हो सकता है, आइदर GMP हो, GDP हो, GTP हो। सो दिस गुआनिन इज हैविंग 2' OH और 3' OH, ठीक है।
because it is ribonucleotides है. So in this case this 3 prime OH is working as a nucleophile because इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अटैक करता था 5 प्राइम फॉस्फेट पे. दैट इज इन केस ऑफ टाइप 1. सो टाइप अगर आप यहाँ देखेंगे तो दिस इज टाइप 1 इंट्रॉन. तो बाहर से हम एक गुआनोसिन लेते थे. सो द 3 प्राइम OH ऑफ गुआनोसिन अटैक्स ऑन द फॉस्फेट ऑफ दिस इंट्रॉन. ठीक है. सो यहाँ से बॉन्ड बनेगा, दिस विल बी ब्रोकन. सो दिस गुआनिन इज गोइंग टू बी एसोसिएटेड विद दिस वन एंड लेटर ऑन ये जो इंट्रॉन का ये था, दिस इज गोइंग टू अटैक एट दिस साइट इन सेम रिएक्शन. ये टाइप 1 में था जहाँ बाहर से गुआनिन चाहिए होता था. टाइप 2 के केस में हमें बाहर का नहीं चाहिए, हमें इंटरनल एडिनिन यूज करते थे, एडिनोसिन यूज करते थे. अब ये इस एडिनोसिन के पास भी आप सोचिए कि इसके पास भी 3 प्राइम OH था और 2 प्राइम OH था. बस बिकॉज ये इंटरनली है तो इसका 3 प्राइम OH तो बॉन्ड बनाने में हेल्प यूज हो गया होगा, तो ओनली इट इज हैविंग 2 प्राइम OH इज लेफ्ट आउट. सो इस एडिनोसिन का 2 प्राइम OH इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में. सो दिस इज वर्किंग एज ए रिएक्शन, मीन्स न्यूट्रोफिलिक रिएक्शन. सो रिएक्शन इज सेम, only difference is in type 1 external guanosine is going to working as a nucleophilic attack. In case of type 2 it is internal adenosine का 2 प्राइम OH इन्वॉल्व होता है रिएक्शन में. ठीक है. तो विच ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन? ऑप्शन 2 because GOH from outside that is not in the type 1, that is in the type that is in the type 1 external guanosine हम यूज करते हैं. free 2 prime OH of an internal adenosine makes a nucleophilic attack. So this is the correct one. 3 prime OH of an internal adenosine, 3 prime OH तो कभी free होगा ही नहीं because it is already involved in the bond formation. ठीक है. क्लियर? ये समझ में? Okay. A copying error occurs during the replication are corrected by the proofreading activity of DNA polymerase that recognizes incorrect bases. So proofreading आप जानते हैं जो DNA polymerase के पास होता है, which corrects and repair the any wrong nucleotide added. अब 4 ऑप्शन हमारे पास है, तो आपको इस चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन हमें बताने हैं. फर्स्ट, एट द 5 प्राइम एंड ऑफ, मान लीजिए ये चेन ग्रो हो रहा है, दिस इज द ग्रोइंग चेन. ठीक है. दिस इज माय टेम्पलेट एंड यहाँ से चेन ग्रो हो रहा है. सो दिस इज 5 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 3 प्राइम, दिस इज 5 प्राइम. सो दिस इज योर चेन, ग्रोइंग चेन. इस पे हमने कोई एक रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड कर दिया, तो उसको रिमूव करने के लिए प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी डीएनए पॉलीमरेज के पास है. ठीक है. एट द 5 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन एंड रिमूव देम बाय 5 to 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. सो कहाँ से मीन्स रिकॉग्नाइजेज द इनकरेक्ट बेसिस एट द 5 प्राइम एंड. ऐसा होता है क्या 5 प्राइम एंड पे रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड को रिकॉग्नाइज करता है? नो. तो पहला गलत है. एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द ग्रोइंग चेन एंड रिमूव्स देम बाय 5-3 एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी. अगर यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड को रिमूव करना है तो कौन सा एक्टिविटी होगा, 5-3 होगा या 3-5 होगा? 3-5. सो इट इज नॉट द 5-3 बिकॉज पॉलीमरेज हैज टू टर्न बैक. जब इधर डायरेक्शन में जा रहा था दैट वाज 5-3 डायरेक्शन. पॉलीमरेज हैज टू टर्न बैक इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज 3 प्राइम to 5 प्राइम डायरेक्शन. एंड ये मैंने आपको बोला भी था कि आप याद कर लीजिए कि वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट 3 प्राइम to 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, दैट इज कॉल्ड एज प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी. सो at the 3 prime end of the growing chain and remove them by 3 prime 5 prime exonuclease activity. So this is the correct one. ये तो 5 prime end की बात कर रहा है, this is also talking about 5 prime end, तो certainly A and D are wrong. इस केस में the direction is wrong.
सो करेक्ट आंसर इज 3. निक ट्रांसलेशन आप लोगों ने पढ़ा है कभी? नो सर. चलिए अभी छोड़ देते हैं ये क्वेश्चन, फिर मैं जब एक दिन निक ट्रांसलेशन बता दूंगा हल्का सा, तब हम देंगे क्वेश्चन. सो दिस इज रिलेटेड टू निक ट्रांसलेशन. ये बनाइए, यूकैरियोटिक डीएनए पॉलीमरेज हैज ए टाइटली एसोसिएटेड प्राइमेज एक्टिविटी. आप याद कीजिए यूकैरियोटिक केस में हमारे पास 5 पॉलीमरेज थे, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन. सो उसी में से एक पॉलीमरेज में था प्राइमेज एक्टिविटी, बट उसकी प्रोसेसिविटी कम होती है, मॉडरेट मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं होती है. DNA polymerase epsilon and delta are highly possessive but lack primase activity. तो प्राइमेज एक्टिविटी किसके पास होता था? अल्फा के पास. ये याद. गिवन बिलो आर 4 स्टेटमेंट अबाउट लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस ऑफ यूकैरियोट्स. विच वन इज ट्रू? बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय DNA polymerase alpha. Moderate possessivity is essential to maintain fidelity of the replication. Both entire leading and lagging strands are synthesized by epsilon and delta, and eukaryotic replication is primer independent process. हमें प्राइमर की जरूरत नहीं पड़ती है. Only the lagging strand synthesis needs primer and synthesized by DNA polymerase alpha. Primer for both the strands are synthesized by DNA alpha and followed by polymerase switching by epsilon and delta. Which one is true? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर. सर ऑप्शन 4. ऑप्शन 4. बाकी आंसर नहीं देंगे कोई? चलिए, पहले के केस में बोल रहा है कि बोथ लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा. डीएनए पॉलीमरेज अल्फा का काम होता है सिर्फ प्राइमेज बनाना, प्राइमर बनाना. सो इट इज ओनली फॉर द प्राइमेज या प्राइमर सिंथेसिस या प्राइमेज एक्टिविटी. सो इट इज नॉट गोइंग टू सिंथेसाइज लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स. इसके लिए हमारे पास दूसरा एंजाइम होता है. सो फर्स्ट ऑप्शन इज रॉन्ग. सेकेंड ऑप्शन है इंटायर लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड्स आर सिंथेसाइज्ड बाय एप्सिलॉन एंड डेल्टा. ये पोर्शन तो सही है. सेकेंड पोर्शन ऑफ उसका ऑप्शन का है कि यूकैरियोटिक रेप्लिकेशन इज प्राइमर इंडिपेंडेंट प्रोसेस. ऐसा नहीं होता है, प्राइमर की ज़रूरत हमें भी पड़ती है, यूकैरियोट्स को भी प्राइमर बनानी पड़ती है जो अल्फा बनाता है. तो ये भी गलत है. तीसरा है कि ओनली द लैगिंग स्ट्रैंड सिंथेसिस नीड्स प्राइमर एंड सिंथेसाइज्ड बाय डीएनए पॉलीमरेज अल्फा. नहीं, लीडिंग लैगिंग दोनों पे पॉलीमरेज चाहिए, प्राइमर चाहिए होगा, और दोनों जगह अल्फा ही बनाता है. सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. Primer on both the strands are synthesized by DNA polymerase alpha followed by polymerase switching, and वो स्विच होता है एप्सिलॉन में एंड डेल्टा में. तो अल्फा सिर्फ प्राइमर बना के छोड़ देता है. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है. ओके, चलिए ये क्वेश्चन करके छोड़ देते हैं. व्हेन वन आइसोलेट्स, एक स्टूडेंट है हु हैज आइसोलेटेड राइबोसोम्स फ्रॉम द बैक्टीरियल सेल्स. बैक्टीरिया को लाइज किया, उसमें से राइबोसोम को आइसोलेट किया. तो 70S, 50S, 30S, दिस इज 30S, सॉरी, एस राइबोसोमल सब यूनिट के अलावा उसको 100S, 130S एंड 150S राइबोसोमल सब यूनिट भी मिला था. ठीक है. EDTA यूज किया तो लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट डिसोसिएटेड फ्रॉम द स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट. तो इस केस में भी जब उसने आप इसको एक्सपेरिमेंट में ऐसे बताता हूँ कि दिस इज ए बैक्टीरियल सेल. व्हेन दे हैव डिग्रेडेड दिस बैक्टीरियल सेल, दे हैव गॉट डिफरेंट टाइप्स ऑफ राइबोसोम्स. दे हैव गॉट 70S, 50S, 30S, 100S, 130S, 150S. इसको जब उसने ट्रीट किया EDTA के साथ, तो स्मॉल राइबोसोमल सब यूनिट हैज बीन सेपरेटेड फ्रॉम द लार्जर राइबोसोमल सब यूनिट. ठीक है. मतलब
30S एंड 50S मिला। ठीक है, इसको जब उसने फिर कैटाइन से ट्रीट किया तो क्या हो गया, ये 30S 50S मिलकर सिर्फ 70S बनाया। मतलब ये डिसोसिएशन के लिए था एंड दिस वाज फॉर रीएसोसिएशन। तो जब उसने रीएसोसिएट करवाया तो सिर्फ 70S मिला, 100S 130S 150S नहीं मिला। क्या रीजन हो सकता है? सो फॉर दैट वी आर हैविंग 4 ऑप्शंस। क्वेश्चन समझ में आया पहले? यस सर। अब आंसर ढूंढिए, इसमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा समझ में आया कुछ? संजीत? टू बी। समृद्धि, आप इस क्वेश्चन का आंसर बता रही हैं? यस बी, अनमोडिफाइड फॉर्म ऑफ राइबोसोम दैट आर इरिवर्सिबली डैमेज। और किसी का आंसर? एनीवन एल्स? मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राइबोसोम क्या हो सकता है? मतलब कोई आइडिया? ये मॉडिफाइड फॉर्म्स क्या हो सकता है? पॉलीमर्स? प्रोकैरियोट्स के केस में एक टर्म हमने ये यूज किया था, पॉलीजोम्स, जहां मल्टीपल राइबोसोम्स एसोसिएट या राइबोसोमल सबयूनिट एसोसिएट होकर बनाते हैं एक लार्ज सबयूनिट। आपको एक बीड लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा। तो ये जो लार्जर फ्रैगमेंट ऑफ राइबोसोम्स मिला था ना, दैट इज बिकॉज ऑफ द पॉलीजोम्स फॉर्मेशन। तो पॉलीजोम्स बनते हैं जब बहुत सारे राइबोसोमल सब यूनिट राइबोसोम्स मिल जाते हैं एक ही मैसेंजर आरएनए पे और वो सेपरेट नहीं हो पाते हैं, तो इट लुक्स लाइक ए बीड लाइक स्ट्रक्चर। सो दिस फॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ पॉलीजोम्स, जो बने तो होते हैं 30S एंड 50S के ही, बट एक ही मैसेंजर आरएनए पे एसोसिएटेड होते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा बड़ा दिखता है। होना चाहिए 70S का, बट ये दिखता है 130, 150, 190 समटाइम लार्जर। जब आपने सेपरेट कर दिया तो ये अलग अलग हो गए, 30 एंड 50 में हो गए जो इसका नॉर्मल यूनिट था। जब हमने रीएसोसिएट करवाया तो ये 30 50 मिलकर सिर्फ 70S देता है, ये फिर पॉलीजोम नहीं बनाता है। सो इस केस में द इफेक्ट ऑफ EDTA कैन नॉट बी रिवर्स, ये नहीं है, इट कैन बी रिवर्स। जो इस केस में तो रिवर्स हुआ ना, 70 के केस में रिवर्स हो गया था, बिकॉज जब आपने EDTA यूज़ किया तो 37 50 बना, जब आपने कैटाइन यूज़ किया तो रिवर्स हो गया प्रोसेस, तो इट कैन बी रिवर्स्ड। तो दिस इज नॉट द करेक्ट। 100, 130, 150 आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राइबोसोम दैट आर इरिवर्सिबली डैमेज्ड बाय EDTA। नहीं, ये भी नहीं है, मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ राइबोसोम कुछ नहीं होता है। 130, 150, इसमें एक और 150 भी होगा। रिप्रेजेंट पॉलीजोम्स दैट कैन नॉट बी रीअसेंबल्ड डिनोवो विदाउट अदर सेलुलर कंपोनेंट। चूँकि इसमें मैसेंजर आरएनए नहीं है, इसीलिए रीअसेंबल 130 के केस में नहीं हो रहा। अगर इसमें मैं मैसेंजर आरएनए दे देता तो इट मे फॉर्म पॉलीजोम्स। तो विदाउट सेलुलर इन्वायरमेंट इट कैन नॉट बी रीअसेंबल इन द फॉर्म ऑफ पॉलीजोम्स। तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। दे आर ऑब्टेन्ड एज एन एक्सपेरिमेंटल आर्टिफैक्ट इन प्रिपरेशन ऑफ राइबोसोम्स। नहीं, ये भी नहीं है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है।
यस सर क्लियर. ओके, साले लीव इट, यहाँ छोड़ दूँ कि और करना है? चलिए रहने देते हैं, ठीक है. ओके सर. Yes, sir.